बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 अप्रैल के उस ऑर्डर को चैलेंज किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी जो इन्होंने तहरीक-ए-अदम एतमाद को रिजेक्ट किया था और उसके ख़िलाफ़ फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया और बाद में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उस स्पीकर की रूलिंग को जो है गैर आइनी करार दिया था और ऑर्डर दिया था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-अदम एतमाद को यकीनी बनाए। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है और उस नज़रसानी की दरख्वास्त में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ उस सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के फ़ैसले पर कुछ गलतियाँ, कुछ नकाइस उनकी निशानदेही की है और उसमें जो सबसे बड़ा जो उनका जो एतराज़ था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का, वो कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच की तमाम कार्रवाई जो है आइन के आर्टिकल 175 के मुनाफी थी। साथ ही साथ उन्होंने जो उनकी जो गलतियों का जो निशानदेही की उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई भी अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में जो है मुदाखलत नहीं कर सकती। नाज़रीन, आपको पता है कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी अदालत पर ये जो है उसको तनबीह करती है, उस पर बार लगाती है, उससे मना करती है कि पार्लियामेंट की जो भी कार्रवाई होती है वो उसमें कोई भी अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। ये एक सेपरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स हैं जिसके तहत कोई भी इदारा पाकिस्तान का यानी मुकन्नना, अदलिया और इंतज़ामिया एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो इस तरह इमरान ख़ान का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल का जो ऑर्डर था और जो उन्होंने जो डायरेक्शन जारी की थी स्पीकर कौमी असम्बली को कि बाकायदा उनके ख़िलाफ़ तहरीक-ए-अदम एतमाद को पेश किया जाए और वो कार्रवाई की जाए, तो लिहाजा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जो है कुल मुदाखलत है और ये आइन के मुनाफी हैं। साथ ही साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि ये जो उन्होंने मुख्तलिफ इसके साथ 69 के साथ जो आइन का आर्टिकल 66 है और 69 है और 67 है, उनका कहना है कि ये भी जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में मुदाखलत करने के जो है इसके आइन के मुनाफी है। साथ ही साथ उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आइन के आर्टिकल 248 का भी जिक्र किया और वो आइन का ये आर्टिकल जो है नाज़रीन आइन पाकिस्तान सदर को, वज़ीर-ए-आज़म को वो इस्तिस्ना देता है, इम्यूनिटी देता है कि इमरान ख़ान का कहना है कि इसके तहत सदर और वज़ीर-ए-आज़म जो है किसी भी अदालत के सामने अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं, अपने जो ड्यूटीज़ हैं जो डिस्चार्ज करते हैं उसके हवाले से किसी भी अदालत के सामने जवाबदेह नहीं है। तो ये भी इमरान ख़ान का एक मुद्दा है जिसमें आज उन्होंने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त में ये अदालत को कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई जो भी हो उसको किसी भी अदालती फोरम में जो है वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है और उसको किसी भी आईनी किसी भी कोर्ट में, किसी भी अदालत में उसको ज़हर बेस नहीं लाया जा सकता। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त में ये भी कहा है कि जो साबिक़ स्पीकर डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो सिर्फ़ और सिर्फ आइन के आर्टिकल 5 को जो है उनका इतलाक़ करना, उसको नफाज करना, उसके लिए वो उसके बारे में था। और आइन का आर्टिकल 5 नाज़रीन कहते हैं कि तमाम पाकिस्तान के तमाम शहरियों को आइन पाबंद करता है कि वो रियासत से वो वफ़ादार रहे, वफ़ादारी निभाए। तो लिहाजा चूँकि उनका ये कहना था कि जिस तरह इस कंटेक्स्ट में इमरान ख़ान ने कहा है कि चूँकि जो अमरीकी मुदाखलत की गई थी और उनको जो उनके ख़िलाफ़ जो बतौर इमरान ख़ान उनके ख़िलाफ़ साजिश की गई थी और इस तरह फिर वो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ के जो हुक्मरान थे, जो मुत्तहिदा पोजीशन के जो लोग थे, उन्होंने गद्दारी की, तो लिहाजा उन्होंने ये कहा कि ये स्टेट से, ये रियासत से जो है वफ़ादारी नहीं थी और उनको जो है एक साजिश के तहत, एक मुदाखलत के तहत, अमरीकी मुदाखलत के तहत जो है उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया। तो लिहाजा इमरान ख़ान का ये कहना था कि जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी
وہ صرف اور صرف آئین کے آرٹیکل 5 کو نفاذ کو جو ہے وہ یقینی بنانا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے اپنی نظر ثانی کی درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ جو بطور چیف ایگزیکٹو جو ہے ان کا اسپیکر کی رولنگ سے کوئی جو ہے ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، یعنی جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سورو نے جو رولنگ دی تھی ان سے بطور چیف ایگزیکٹو اس کا بطور وزیر اعظم ان کے ساتھ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ڈپٹی اسپیکر نے یہ تصدیق کرائی کہ ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد تحریک نہیں ابھی جمع ہوئی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے، ان کا یہ جو ہے دعویٰ کہ اس کے بعد انہوں نے آئین کے تحت صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو ایڈوائز دی کہ اسمبلیہ تحلیل کرے، تو لہٰذا انہوں نے اس کے آئین کے مطابق جو ہے جو صدر کو جو آرڈر دیا تھا، جو حکم جاری کیا تھا، وہ بالکل آئین کے تحت تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے صدر پاکستان کو باقاعدہ ایڈوائز کی تھی اور اسمبلیہ تحلیل کی تھی۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو 7 اپریل کا جو 5 رکنی لارجر بینچ کا جو آرڈر تھا، اس میں اس وزیر اعظم کے اس آرڈر کو بھی جو ہے غیر آئینی قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بنجال جس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو صدر کو ایڈوائز کی تھی اسمبلیہ تحلیل کرنے کا، تو عدالت نے اس کو بھی آئین کے منافی قرار دیا تھا۔ تو لہٰذا آج عمران خان نے اپنی نظر ثانی کی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ چونکہ وہ چیف ایگزیکٹو تھے اور انہوں نے اس کے خلاف کوئی اس وقت تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ نہیں تھی جو انہوں نے سرٹیفائیڈ کرایا تھا سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سورو نے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر صدر کو ایڈوائز کی تھی کہ وہ اسمبلیہ تحلیل کریں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 7 اپریل کے فیصلے میں جو بھی خاص طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اس نظر ثانی کی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جو 7 اپریل کا جو 5 رکنی لارجر بینچ کا جو فیصلہ تھا، اس میں اس طرح کے کوئی شواہد انہوں نے نہیں دیے کہ وہ انہوں نے کوئی آئین سے انحراف کیا ہے یا آئین کے منافی کوئی کام کیا ہے۔ تو یہ بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کا اپنی نظر ثانی کی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ آئین کے مطابق کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پوری کارروائی کی یہ آئین کے آرٹیکل 175 کے منافی تھی اور کھلم آئین کے آرٹیکل 69 کے منافی تھی، کیونکہ کوئی بھی عدالت پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتا یا کسی بھی اسپیکر کو یا ڈپٹی اسپیکر کو جو ہے یہ حکم نہیں جاری کر سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے نظر ثانی کی درخواست میں جو موقف اپنایا اس میں یہ کہا کہ آئین کی 48 کے تحت صدر اور وزیر اعظم جو ہے ان کو مکمل امیونٹی استثناء حاصل ہے، اور لہٰذا اس لیے وہ کسی بھی عدالتی فورم کے سامنے اپنے جو کارہائے منصب ہیں، اپنے جو ڈیوٹیز ڈسچارج کرتے ہیں صدر اور وزیر اعظم، تو وہ کسی بھی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ اس طرح آئین کے 248 کے تحت سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ مطلب کسی بھی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں، کیونکہ ان کو استثناء حاصل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے جو سپریم کورٹ کی جو کارروائی تھی، جو فیصلہ تھا، یہ کھلم پارلیمنٹ کی کارروائی میں جو ہے مداخلت تھی۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے مزید کہا کہ 7 اپریل کی ہدایات پارلیمنٹ کو کارروائی میں کھلی مداخلت تھی، اور آئین آرٹیکل 69 دوبارہ انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 69 جو ہے وہ بار لگاتا ہے، ریسٹرکٹ لگاتا ہے کسی بھی عدالت کو کہ وہ کسی بھی پارلیمنٹ کی کارروائی میں جو ہے مداخلت نہیں کر سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ ایک سپریم اور آزاد ادارہ ہے، اور لہٰذا تھیوری آف سپریشن آف پاور کے تحت ٹرائیکاٹمی آف پاورز کے تحت جس طرح مقننہ عدلیہ میں جو ہے مداخلت نہیں کر سکتا، عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور اس طرح پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی عدالتی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتا، تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ اقدام 7 اپریل کا آئین کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا یہ کھلم پارلیمنٹ کی کارروائی میں جو ہے مداخلت کے جو ہے اس کے خلاف تھا، اور اس لیے اب انہوں نے یہ نظر ثانی درخواست دائر کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ جو اس وقت ایک اور اہم کیس کی بھی سماعت کر رہا ہے صدارتی ریفرنس کا، جس میں صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئین کے آرٹیکل 63A کی جو تشریح مانگی گئی ہے، اس پہ جو سلام مانگی گئی ہے، اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے اس صدارتی ریفرنس میں استدعا کی ہے کہ جتنے بھی
PTI के जो तकरीबन 46 अरकान थे उनको जो है लाइफ टाइम इन उसको ताहयात नाअहल करे। और गुज़िश्ता समात में मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल संजीदा है इस मामले में, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल, अब वो इसको किसी न किसी मंतक़ अंजाम तक पहुँचाएँगे, क्योंकि उन्होंने उस दिन रिमार्क्स दिए कि एक स्टेबल गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत है, एक मुस्तहकम हुकूमत की हमें ज़रूरत है ताकि मुल्क जो है वो तरक्की करे। और साथ ही साथ जजों ने कुछ बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए थे, और उन्होंने कहा था कि ये जो पार्टी से इन्हिराफ है ये किस्म का आइन के आर्टिकल 17 की भी वायलेशन है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 17 जो है वो बुनियादी हकूक़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो लिहाजा किसी भी जो भी सियासी पार्टी होती है उनके बुनियादी हकूक़ होते हैं, और उनके जो मेंबरान होते हैं जो उन्हीं के टिकट पर उनको टिकट अलॉट किया जाता है और वो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में कामयाब होते हैं, और फिर उसी पार्टी के साथ जब वो गद्दारी करते हैं, लोटे बन जाते हैं, इन्हिराफ करते हैं, तो लिहाजा ये एक संगीन जुर्म है। गो के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि चूँकि इन मुनहरिफ अराकीन को बिल्कुल ताहयात जो है वो नाअहल करना जो है ये सही नहीं है, लेकिन ताहम उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक संगीन जुर्म है। और अब अगले पीर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस अहम केस की समाअत को मुलतवी किया है, और जो नए अटार्नी जनरल हैं अशतर औसाफ, उनको कहा है कि आप भी इस मामले में हमें मुआवनत करें कि इसको हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना था कि जो आर्टिकल 63A है ये किसी मकसद के तहत आइन में जो है इसको शामिल किया गया है, क्योंकि इसका एक मकसद है और उसका मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि सवाल उठाया था अटॉर्नी जनरल की कि क्या हम इसको एक सेरेमोनियल एक अलामती के तहत इसको करार दें या इसको हम एक शो पीस की तरह रखें, क्योंकि इसका एक मकसद है और इस मकसद को पूरा करना चाहिए। और जो भी अब फैसला वो देंगे वो आइन और कानून के मुताबिक देंगे। अब अगले समाअत को पीर को जो होनी है उस पर अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे, और अब इसका पता नहीं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में बहुत संजीदा है, और हो सकता है कि अगले हफ्ते इस केस का जो सदारती रेफरेंस है जिसमें सलाह मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उस पर कोई बेहतर और मस्बत फैसला आ जाए। और साथ ही साथ आपको ये भी काम बता दूँ कि नए अटार्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा है कि ये जो इसकी तशरीह करेगी अदालत, तो ये ना सिर्फ मौजूदा हालात के लिए बल्कि ये आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले हालात के लिए भी ये बहुत कारआमद होगी। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है इसको कब टेकअप करती है। लगता तो ये है कि जब ये 63A वाला मामला ख़त्म हो जाए तो हो सकता है, इम्कान ये है कि फिर इसको टेकअप करें। और साथ ही साथ इसके बाद जो है अब चूँकि बिल्कुल दिन ब दिन सियासी हालात बदलते जा रहे हैं और नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, तो अब देखना ये होगा कि मुल्क की सियासी हालत किस तरफ सिमट जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। इतना ही आज आपके साथ शेयर करना था। मेरे नए देखने वाले नाजरीन जो हैं, अगर वो इसको पहली दफ़ा मेरे इस चैनल्स को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उनसे इल्तिमास है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मैं अपने इस प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतर कर सकूँ और आपके साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।